जुनून रगों में भर अलग कुछ, जुनून रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी ये दुनिया, वरना कैसे कहेगी ये दुनिया, इस बंदे में हुनर अलग कुछ, इस बंदे में हुनर अलग कुछ। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और अपनी मंजिल को पाने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखने से पहले अपन लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? संविधान की जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 के दिन। इस संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो सरकार है उसका क्या कर्तव्य होगा, किस प्रकार से कानून को संचालित किया जाएगा, किस प्रकार से देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर ने तत्कालीन प्रभाव से लागू करने के लिए इनकार कर दिया था। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को लागू करने से इनकार क्यों किया था? इनकार तत्कालीन लागू करने से इनकार किया था और तत्कालीन लागू करने से इनकार इसलिए किया था क्योंकि जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी उस समय मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के जो सदस्य थे वो संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर का ये मानना था कि यदि अपन इस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू कर देते हैं तो बाकी जो अन्य संविधान सभा की बैठकें होने वाली हैं उन बैठकों में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्यों का शामिल होना असंभव हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू होने से इनकार किया था। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम है। यानी जो वर्तमान भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और इसीलिए इस संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो आज अपन इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, जब भी अपन प्रस्तावना पर बात करते हैं तो हमारे दिमाग और मन मस्तिष्क दोनों के अंदर ये 3 बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? देखिए, जो पहली बात ये है कि कानून है, कोई भी कानून है, यानी किसी भी कानून का उद्देश्य जिस दस्तावेज में कानून का उद्देश्य जिस दस्तावेज में है ना उसे अपन कह सकते हैं प्रस्तावना। जिस दस्तावेज में है। ठीक है ना? एक नंबर बात। दूसरी बात यह है कि प्रस्तावना के अंदर यानी कोई भी कानून कब लागू होगा, लागू होने की तिथि जो होती है ना वो प्रस्तावना के अंदर होती है। कानून लागू होने की तिथि, कानून लागू होने की तिथि किस में होती है? प्रस्तावना में। लागू होने की तिथि किसके अंदर होती है? प्रस्तावना में तिथि। ठीक है ना? और 3 नंबर जो बात है वो ये है कि
कानून किन लोगों पर लागू होगा? कानून है वो कानून किन लोगों पर लागू होगा? कानून किन लोगों पर लागू होगा? इस बात की जानकारी या इस बात का भी उल्लेख जहाँ पर मिलता है या जिस दस्तावेज में मिलता है उसे कहा जाता है प्रस्तावना। उसे क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है ना? इतनी बात कर लिए। अब अपन चलते हैं आगे। और मैंने आपको बताया कि जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू होने से रोका था किसने? डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर ने। तत्कालीन 13 दिसंबर 1946 को, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? ये 13 दिसंबर के दिन तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक थी, ठीक है ना? और इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। कौन सा प्रस्ताव रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू होने से रोका था किसने? डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर ने। किसने? M.R. जयकर ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू होने से रोका था किसने? डॉक्टर अंबेडकर होने से रोका। किसने? डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर व M.R. जयकर ने। ठीक है ना? तो दोस्तों, बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा। कब? यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों इसी जो यही उद्देश्य प्रस्ताव हैं वो 22 जनवरी 1947 के दिन 22 जनवरी 1947 के दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कर लिया जाता है, ठीक है ना? और एक बात और है, यहीं पर 22 जनवरी 1947 के दिन ही 22 जनवरी 1947 के दिन ही किसने इसमें जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसका उर्दू में अनुवाद किया था? किसने किया था? इसी दिन 22 जनवरी 1947 के दिन ही मोहनलाल सक्सेना ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया था। मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का अनुवाद किया था। किसमें? प्रस्ताव का अनुवाद किसमें किया? उर्दू के अंदर अनुवाद किया था। उर्दू में अनुवाद किया, ठीक है ना? यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा।
अब अपन चलते हैं आगे और देखिए 17 अक्टूबर 1949 को जो संविधान सभा है उसने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। प्रस्तावना को स्वीकार किया कब? इससे पहले अपन एक बिंदु और देख लेते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव है, उस पर ही ये उद्देश्य प्रस्ताव है भारत की जो वर्तमान प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो वर्तमान प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। वर्तमान प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू की गई। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू की गई। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब भारतीय संविधान के जो फैक्ट है ना वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के, ठीक है ना। तो इससे अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक विवाद हुआ था, कौन सा? बेरुआ विवाद। कब? 1960 में। और बेरुआ विवाद 1960 के अंदर उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना के बारे में उच्चतम न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि जो प्रस्तावना है, कौन सा? बेरुआ विवाद कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह डिसीजन दिया निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों, बेरुआ जो वाद है 1960 के मामले में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह डिसीजन दिया
कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जब बात आती है 1973 की, यानी अपन यूँ कहें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में इसी उच्चतम न्यायालय ने अपने डिसीजन को बदलते हुए यह कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है और इस प्रस्तावना के अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। जी हाँ, यही कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य। बनाम केरल राज्य। कब का है ये मामला? 1973 का। 1973 का। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय यह दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय चेंज कर दिया और कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि सर जब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो क्या अभी तक संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुए? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुए। तो आपका अगला जो सवाल रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि सर तो क्या अभी तक कितने संशोधन हुए प्रस्तावना के अंदर? तो देखिए दोस्तों, अभी तक प्रस्तावना के अंदर एक संशोधन हुआ है और वो कौन सा संशोधन हुआ है? 42वां संविधान संशोधन। अपन बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। प्रस्तावना के अंदर अभी तक केवल एक ही संशोधन हुआ है और वो कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, है ना। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ ये? 1976 के अंदर संशोधन 1976 में। और ये लागू कब हुआ? यदि पूछ ले लागू, तो लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को। 3 जनवरी 1977 को यह लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से? एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है ना। तो इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए वो अपन देखते हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए।
जोड़ोगे कौन कौन से? तो एक आपको ध्यान रखना है समाजवादी, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और देखिए ये समाजवादी है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और उसके बारे में आगे बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। देखिए ये समाजवादी है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य के अंदर जो संसाधन है उस पर सरकार का आधिपत्य रहेगा और सरकार है वो लोगों के लिए काम करेगी। समाजवादी का मतलब ये हुआ, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट किसी भी पंथ को नहीं तो बढ़ चढ़ के मान्यता देगा और न ही किसी पंथ का विरोध करेगा, ठीक है ना। ये है पंथ निरपेक्ष। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितनी बार आया है। दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत जो शब्द है वो कितनी बार आया है, पता है क्या आपको? बोलो यस या नो। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द है ना, भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ पर आया है। 2 बार आया है, ठीक है ना। अब आप कहोगे जी कहाँ कहाँ पर, तो एक तो आप जब भी प्रस्तावना स्टार्ट करते हो हम भारत के लोग लिखते हो ना, हम भारत के लोग, ठीक है ना। एक तो ये आ गया। दूसरा आप लिखते हो भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो एक ये भी है ना कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत जो शब्द है वो 2 बार आया है, हम भारत के लोग और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। ये 2 बार आया है। अब एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो भारत की प्रस्तावना है, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्दों का ही उल्लेख हुआ है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है व्यक्ति यानी पर्सन, ठीक है। दूसरा शब्द है लोग यानी पीपल, और जो तीसरा शब्द है वो है नागरिक यानी सिटीजन। आप कहोगे एक शब्द और आता है इसमें, कौन सा? जनता। जी नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी जनता शब्द का उल्लेख नहीं है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लेना। भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में कहीं पर भी जनता शब्द का उल्लेख नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो है क्या, तो वो अपन 3 शब्द है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत की प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द हैं, कौन कौन से? एक तो 3 शब्द, एक तो है व्यक्ति, ठीक है ना, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो पीपल। ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो क्या है? लोग, व्यक्ति यानी पर्सन, सॉरी।
संशोधन कर लेना इसमें। व्यक्ति, दूसरा है लोग यानी पीपल, PEOPLE, ठीक है ना, पीपल। और तीसरा जो शब्द है वो है नागरिक। तीसरा कौन सा शब्द है? नागरिक यानी सिटीजन। ये 3 शब्द हैं भारत की प्रस्तावना में, ठीक है ना। एक नोट लगा करके लिख लेना, एक नोट लगा कर लिख लो। कौन सा? कि प्रस्तावना में कहीं पर भी जनता शब्द का उल्लेख नहीं है। जनता शब्द का उल्लेख है। उल्लेख नहीं है। ये आपको विशेष कर से याद रखना है दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहीं पर भी जनता शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक तिथि लिखी हुई है, कौन सी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। छब्बीस नवंबर 1949। इसका मतलब तो एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक तिथि दी हुई है, कौन सी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस तारीख को संविधान अंगीकृत संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करने का उल्लेख मिलता है। अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्माकृत। आत्माकृत करने का उल्लेख है। उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये था अपना आज प्रस्तावना का टॉपिक। आशा करता हूँ कि कुछ न कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों जिस आशा और उम्मीद के साथ आप सुप्रभात क्लासेज के साथ जुड़े हो, उसी आशा और उम्मीद के साथ सदैव सुप्रभात क्लासेज के साथ बने रहें और लगातार अपनी मंजिल की ओर कदम पर कदम बढ़ाते रहें। तो प्रस्तावना से संबंधित शेष जो जानकारी बची है वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।